नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का दीपशिखा कॉमर्स में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। लास्ट टॉपिक में हम समझ चुके हैं कि कैसे हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है और एग्जाम की तैयारी करनी है। आज फिर से एक बार और रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि बहुत आसानी से कैसे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को समझें और खत्म करें, एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाए। इस पे फोकस करते हैं। पहला क्या था? जॉइंट स्टॉक कंपनी। पहले इस पर फोकस करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी आखिर होती क्या है? एक ऐसी संस्था जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से एक ऐसे वैधानिक संस्था की स्थापना करती है जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। आपसी सहमति से ये कार्य हो रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब इसमें कुछ और भी टॉपिक्स थे। पहला टॉपिक क्या था हमारा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब भी कंपनी बनती है तो क्या होता है, उसका एक मेमोरेंडम रेडी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? LOC, लाइफ ऑफ कंट्रोल। यानी जितनी भी कंपनी होगी, जो भी कंपनी होगी, कोई सी भी कंपनी हो, कोई भी काम करती हो, उसका क्या होगा? मेमोरेंडम होगा। और वो उस LOC से आगे नहीं निकल सकती है, उसके बाहर जा नहीं सकती है। वो एक दायरा होता है, मेमोरेंडम के नाम से हम उसको जानते हैं। ये कंपनी का एक संविधान होता है जिससे बाहर कंपनी नॉर्मली नहीं निकल सकती है। जितना संविधान हमारा देश का इम्पोर्टेंट है, उतना ही कंपनी के लिए यहाँ पे मेमोरेंडम इम्पोर्टेंट है। ये हो गया कंपनी का संविधान, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा क्या आता है हमारा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी क्या होता है, आपको मैंने बताया था। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इसका मतलब क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये होता है पार्षद सीमा नियम, और इसको हम बोलते हैं पार्षद अंतर नियम। ये भी कुछ उसी टाइप का होता है। यहाँ पे कंपनी के सारे सेक्शन और सब सेक्शन लिखे जाते हैं। यानी जो भी धाराएं उपधाराएं होगी, सब कुछ कहाँ मिलेगा आपको? आर्टिकल में मिलेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मिलेगा। इसके तहत ही कंपनी जो भी प्रॉब्लम होती है उसे बाहर निकल पाती है। ये कंपनी का एक क्या होता है? लाइफ सेवर। तीसरा आता है हमारा प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस क्या है? बहुत आसान है ये, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आपको ये आता है एग्जाम में तो आपको 2 में 2 यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 में 2 यानी फुल मार्क्स आपको आने चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। ये जितने आपको देख रहे हैं, आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत इजी है। अगर आप बार बार मेरे वीडियो को रिपीट भी करके देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिक याद होगा, क्योंकि बहुत आसान है। तो यहाँ पे क्या है? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कंपनी का एक ऐसा आउटलुक जिसमें कंपनी सभी अपने अच्छी बातों को लिखती है। आप किसी भी जाइए इंस्टीट्यूट में, आप किसी भी जाइए यहाँ पे कॉलेज में, वहाँ पे प्रोस्पेक्टस मिलता है। बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको वहाँ पे, खेल है, कूद है, फिर बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, वो सब कुछ आपको वहाँ लिखे हुए मिलते हैं। और आप एडमिशन करवाते हैं इन्फ्लुएंस होकर की। लेकिन जब एडमिशन करवा लेते हैं तो क्या सब कुछ अवेलेबल होता है? नहीं, बहुत कुछ तो होती ही नहीं है, बस नाम की ही होती है। तो वही होता है प्रोस्पेक्टस, कंपनी का एक आउटलुक जिसमें सब कुछ अच्छी बातें कही गई रहती है। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? कॉलेज की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कंपनी की, जॉइंट स्टॉक कंपनी की। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस जारी क्यों होगा? शेयर्स के लिए होगा, अच्छी कंपनी के लिए होगा, ताकि अच्छे इन्वेस्टर यहाँ पे पैसे दे और कंपनी की गुडविल में भी सहयोग करे, कंपनी के कैपिटल में भी सहयोग करे। तो ये होता है प्रोस्पेक्टस, जिसका बहुत अहम रोल होता है कंपनी के लिए। प्रोस्पेक्टस उसकी जान होती है। चौथा हो गया हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है उसको समझिए। कैपिटल यानी पूंजी, हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजी। अब पूंजी क्या है? आपको कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी व्यवसाय करना है, क्या बिना कैपिटल के कर सकते हैं? आपके पास 1 रुपया नहीं है तो क्या आप बिजनेस कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। यानी यहाँ पे कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। आपको स्टार्टअप करना है, पूंजी चाहिए। आपको बिजनेस करना है, पूंजी चाहिए। आपको दुकान खोल के बैठनी है, आपको कैपिटल चाहिए ही चाहिए। यानी कैपिटल बिजनेस के लिए उसका क्या हो गया? ब्लड सर्कुलेशन, यानी उसका रक्तचाप हो गया, या फिर उसका ऑक्सीजन कह सकते हैं हम इसको, कि कैपिटल के बिना कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती है। किसी भी कंपनी हो, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, टाटा बिरला की कंपनी हो, वहां से आप सारे कैपिटल को विड्रॉ कर लीजिए।
क्या होगा, कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। इसलिए कंपनी के लिए कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया हमारा कैपिटल, जो कि मैंने कल भी बताया था आपको। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा, शेयर। नेक्स्ट क्या गया हमारा, शेयर। अब शेयर क्या होता है, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में समझा था लास्ट वीडियो में, आपको समझना है तो आप देख सकते हैं। ऐसे मैं आपको फास्ट बता देती हूँ। कैपिटल मतलब क्या होता है, शेयर मतलब क्या होता है। शेयर दो टाइप के होते हैं, पहला क्या होता है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर और दूसरा होता है इक्विटी शेयर होल्डर। अब शेयर मतलब क्या, यानी कंपनी के पास 1 लाख की जरूरत है, मान लेते हैं 1 लाख की जरूरत है, तो क्या उसके पास 1 लाख रुपए अवेलेबल होगा। कंपनी में बात तो करोड़ों की होती है, लेकिन एग्जाम्पल मान के चलिए कि आप ही एक स्टूडेंट है, आपको कोई स्टार्टअप करना है, चाहिए कितने पैसे, 1 लाख रुपए, आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे, किसी से मांगोगे, कर्ज लोगे तो उससे क्या होगा, आपके ऊपर कर्जा आएगा, रिस्क बढ़ेगा। तो रिस्क को खत्म करने के लिए कंपनी क्या करती है, शेयर्स में उसको बांटती है। आप क्या करोगे, 1 लाख को आपके पास चाहिए अमाउंट, आप 2-4 लोग ऐसे ढूंढोगे जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट है, वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे ठीक है 20,000 मैं लगाता हूँ, 20 तुम लगाओ, 20 तुम लगाओ, 20 तुम लगाओ। 5 लोग मिलकर के यहाँ पे कंपनी की स्थापना कर दिए, दुकान खुल गई, अगर 1 लाख रुपए की जरूरत है तो ऐसे हमारा क्या हो गया, हमारा भार भी टल गया, रिस्क बहुत कम हो गया। अगर कंपनी और दुकान में आपका दुकान खोल रहे हैं, दुकान अच्छी चली तो कोई बात नहीं, और ग्रो करिएगा। दुकान अगर अच्छी नहीं चली तो क्या होगा, कुछ नहीं, सबका लॉस होगा, सब अपने घर जाएंगे। तो रिस्क बिल्कुल जीरो होता है शेयर इशू करने से। यही रीजन होता है कि कंपनी शेयर इशू करती है, वरना वो क्या करेगी, वो खुद ही अपना सारा शेयर्स रखेगी। इतने पैसे वाले लोग हैं इंडिया में, तो क्यों नहीं वो खुद ही सारा शेयर्स रखते हैं, क्योंकि उन्हें रिस्क कम चाहिए होता है। कोई भी कंपनी अगर डाउन होती है, सबके लिए डाउन होती है, सब मेहनत करेंगे, अकेले वो कितना मेहनत कर सकता है, इसके लिए शेयर वो इशू करते हैं सेफ्टी पर्पज से भी। तो यहाँ पर टाइप क्या होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, दूसरा होता है हमारा इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंशियल मतलब जिसको प्रेफरेंस है, हर चीज का प्रेफरेंस है। अब ये प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर कौन होते हैं, ये शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के मालिक होते हैं। लेकिन ये कैसे मालिक होते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने नई बिजनेस स्टार्ट की है, 10 करोड़ वाली बिजनेस है, हमने बहुत सारे शेयर इकट्ठा किए, यानी शेयर बांटे, तो यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल आया। शेयर इशू करने से कैपिटल गेन होता है, ये आपको मालूम है, समझ चुके हैं अभी। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैपिटल बहुत आया, फिर भी बहुत और एक्स्ट्रा हमें ज़रूरत पड़ गई, फर्नीचर की, दुकानों में बहुत सारे डेकोरेशन की ज़रूरत पड़ गई, रेस्टोरेंट है तो बहुत सारा एक्स्ट्रा भी हमें लगाना पड़ गया पैसा। तो पैसा नहीं है, पैसा कम हो गया। तो मान लेते हैं कि आसपास के बगल की दुकान है, अब वहां से हमने कोई फर्नीचर, कोई डेकोरेशन का सामान, लाइट, बल्ब बड़ी वाली खरीद लिए हैं। अब क्या बोलेंगे, उसको पैसा देने के लिए है नहीं हमारे पास कैश, तो हम बोलते हैं ठीक है तुम्हारा 50,000 रुपये है, तुम उतने की क्या करो, शेयर्स ले लो और प्रॉफिट में हिस्सा लेना। बाद में कंपनी चलेगी, रेस्टोरेंट हमारा चलेगा, तो तुम प्रॉफिट में हिस्सा लेकर के अपनी हिस्सेदारी रखना और तुम मालिक भी हो जाओगे इस कंपनी के, रेस्टोरेंट के। तो इसके लिए उसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। सेकेंड में क्या आता है हमारा, इक्विटी शेयर। अब ये इक्विटी शेयर मतलब क्या, समता अंशधारी, यानी जो कैश देते हैं और मालिक बनते हैं, उनको हम बोलते हैं समता अंशधारी। तो ये कंपनी के क्या होते हैं, असली मालिक, यानी इनका बहुत अहम रोल होता है। कंपनी का कोई भी डिसीजन इनसे पूछते हैं, ये डिसाइड करेंगे कि क्या करे नहीं करे। तो इसीलिए इनका बहुत अहम रोल होता है कंपनी में। और कंपनी जब डिसॉल्व भी करती है, तो जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है उसको हम पहले पेमेंट करते हैं और मालिक को बाद में, क्योंकि मालिक है, राजा बाद में लेता है, पहले कौन है, पहले प्रजा है, यानी पहले बिजनेस में जो भी एम्प्लॉय है उसको हम देंगे पैसा, बाद में हम खुद रखेंगे। यानी पहले रेपुटेशन, इज्जत जरूरी है, बाद में पैसा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मालिक लोग पैसा बाद में लेते हैं कंपनी डिसॉल्व होने के बाद। तो ये हो गया शेयर। शेयर कैसे होता है आप समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझे तो लास्ट वीडियो आपके लिए है, तो वो आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कॉल। यहाँ पे मैंने आपको कल छोड़ा था, तो वहां पे आता है हमारा क्या, कॉल। कॉल्स क्या होती है, तो जब भी हमें शेयर इशू करना होता है, सब कुछ क्या है, रिलेटेड है एक दूसरे से, सब कुछ संबंधित है एक दूसरे से, कोई भी अलग नहीं है। चैप्टर बटे हुए हैं ये मैं मानती हूँ, लेकिन क्या है, सारे चैप्टर एक में कंबाइंड है, काम एक ही हो रहा है, बस बंटवारा हो गया है कामों का। तो यहाँ पे क्या है, लिंकअप है सारे चैप्टर।
तो जो शेयर है वो क्या है, टॉपिक्स भी लिंकअप है। तो शेयर पे हम इशू करते हैं, शेयर को हम इशू कर रहे हैं मार्केट में, कंपनी बहुत बड़ी है, दुकान बहुत बड़ा है, आपको मिल नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, प्रोस्पेक्टस जारी करोगे कि आओ मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, आप शेयर खरीदो इसके, कैपिटल लाओ हमारे कंपनी के लिए, हमें ज़रूरत है कैपिटल की। तो क्या बहुत लोग नहीं आएंगे, बहुत लोग आएंगे कि मैं भी, मेरे पास पैसा है 50,000 1 लाख, क्यों ना मैं यहाँ पे इसके शेयर्स खरीद लूँ और प्रॉफिट मिलता रहेगा मुझे, और कंपनी बड़ी हुई तो और प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके लालच में बहुत लोग आते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर्स को परचेस करने के लिए। लेकिन क्या कंपनी सबको कर देगी, नहीं। जितने उसने यहाँ पे एप्लीकेशन की डिमांड की थी, जितने उन्होंने यहाँ पे शेयर्स इशू किए थे, क्या उतने ही शेयर्स के लिए डिमांड आई है, उतने ही शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए होंगे? बिल्कुल नहीं, बहुत एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आए होते हैं, बहुत लोग अप्लाई किए होते हैं शेयर्स के लिए। अच्छी कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, बहुत लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए जान देते रहते हैं। तो क्या होगा, तो वहाँ पे कंपनी क्या करती है, पहले जज करती है कि जितने एप्लीकेशन आए हैं 1,000 2,000 5,000, हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 500 कस्टमर, यानी 500 शेयर होल्डर चाहिए हमें। तो वो क्या करेगी, वो पहले डिसाइड करेगी, सबका चेक करेगी एप्लीकेशन, कौन क्या करता है, कितना वेल एजुकेटेड है, उसका कुछ गलत तो नहीं है, किसी क्राइम में उसका कोई हाथ तो नहीं है, सब कुछ चेक होता है, बिल्कुल डिटेल में वो चेक होता है। तो उसके बाद कंपनी इसको अलॉट करती है। तो ये प्रोसेस होता है शेयर इशू करने का, जो कि 3 टाइप से था। पहला क्या था, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, दाम का दाम, दाम से ज़्यादा, दाम से कम, ये था फॉर्मूला याद करने का। दाम से दाम मतलब जितने का शेयर है उतने का हम बेच देंगे। दाम से ज़्यादा यानी प्रीमियम, जिसको 1999 में हम क्या बोल रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। पहले क्या था, शेयर प्रीमियम, अब क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं हम उसको। उसके बाद क्या होता है, डिस्काउंट, एट डिस्काउंट, या फिर क्या था, एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट में क्या होता है, दाम से कम, यानी 2 रुपये का है तो हम 1 रुपये में देंगे, 10 रुपये की पेन है तो हम उसको 8 रुपये में देंगे, ये डिस्काउंट है। लेकिन डिस्काउंट पे क्या हमने याद किया था कि कभी भी डिस्काउंट पे कोई भी कंपनी जस्ट स्टार्ट होने के 1 साल बाद कभी भी नहीं दे सकती है। हमेशा क्या होगा, उसको 1 साल वेट करना होगा, तभी वो अपना शेयर्स डिस्काउंट में इशू करेगी, ऐसे वो इशू नहीं कर सकती है। उसको इशू करने के लिए वो भी बहुत लीगल, यहाँ पे क्या बोलते हैं, परमिशन लेना पड़ेगा कभी भी। इसीलिए शेयर कैपिटल में कभी भी वो एट डिस्काउंट पे कोई भी कंपनी नॉर्मली इशू नहीं करती है, डिस्काउंट पे कोई भी शेयर। अगर आपको कभी भी ऑफर आए कि डिस्काउंट में शेयर बिक रहे हैं, मान लीजिए कि वो कंपनी अच्छी नहीं है, बस आंख बंद करके मान लीजिए, क्योंकि उसके लिए बहुत रूल होते हैं और कोई क्यों इतना दिमाग खराब करके अपने शेयर्स बेचेगा। इसीलिए इस पे भी फोकस कीजिएगा। अब जो सिक्योरिटी प्रीमियम था वो किसके अंडर आ रहा है, धारा 78, और जो शेयर जो डिस्काउंट है वो किसके अंदर आ रहा है, 79। तो ये भी आपको डिटेल में जानना है तो आप पढ़ सकते हैं बुक में एग्जाम के बाद। अब एग्जाम है, तैयारी करनी है अच्छे से। तो ये हो गया हमारा क्या, शेयर और उसके टाइप, उसके इशू करने के टाइप। उसके बाद जब हम शेयर्स को इशू कर देंगे, जब हम सब कुछ पब्लिक में इशू कर रहे हैं, तो सारे शेयर्स को क्या एक बार में मांग लेंगे। 10 रुपए का शेयर एक आदमी को बेचा है हमने, उसकी एप्लीकेशन को हमने एक्सेप्ट किया है, हम उससे मांगेंगे पहले 2 रुपया, किस पे, एप्लीकेशन पे, जो कि वो पहले ही दे चुका होगा, और हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा क्या होगा, हम उसको अलॉट कर देंगे 2 रुपये पे, क्या करेंगे, अलॉटमेंट कर देंगे 2 रुपये पे। फिर क्या करेंगे हम उसको, फिर हम उसको यहाँ पे एप्लीकेशन का फर्स्ट कॉल मांगेंगे उससे, यानी पहले हम एप्लीकेशन पर उसको रिसीव करते हैं, फिर अलॉटमेंट करते हैं उसके अमाउंट को, और फिर कॉल्स बाय कॉल्स उससे पैसे की डिमांड करते हैं। एक बार में सारी कंपनी पैसे नहीं रखती है, और क्यों ले, जितनी ज़रूरत होगी उतना लेंगे, टाइम टू टाइम वो कॉल करते रहती है। और जब भी कंपनी कॉल करेगी, याद रखिएगा, जब भी कंपनी कॉल करेगी तो क्या होगा, उसके टाइम कॉलिंग में उसका क्या होगा, 1 मंथ का ड्यूरेशन होगा, 1 मंथ का क्या होगा, ड्यूरेशन होगा। और जब वो कॉल करके मांग रही है, मान लेते हैं मोनू, सोनू जो भी है, सोनू को उसने कॉल किया, चिंटू मिंटू को कॉल किया उसने कि हाँ ये कंपनी में आपने शेयर्स एप्लीकेशन भेजे थे, अब कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत है तो आप कुछ पैसे दीजिए, 2 रुपये के हिसाब से पैसे दीजिए, ऐसा वो मांगेगी। तो कंपनी में जब वो कॉल कर रही है, पहला कॉल, तो पहले कॉल से दूसरे कॉल के अंदर कितना यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन होगा, 1 मंथ का, यानी वो तुरंत आपसे डिमांड नहीं करेगी पैसों का। ये भी रूल होता है, इसीलिए वो नहीं करती, उसके हाथ बंधे हुए हैं।
दूसरा क्या, जब भी वो आपको कॉल करती है तो आपको वो टाइम देगी पैसे इकट्ठा करने का। ये नहीं कर सकते कि आप अभी शेयर खरीदे हो तो तुरंत कल के कल पैसा जमा करो, ऐसा भी नहीं करती है। 15 दिन का टाइम आपके पास है या फिर 14 दिन का, 15 दिन आपको वो वापस से कॉल करती है कि आपने पैसे जमा नहीं किए हैं। और जब वो आप पैसे जमा कर चुके हो, आप मान लेते हैं आपने 2 रुपये किया, 4 रुपये किया, अब यहाँ पे 2 रुपये 4 रुपये और बचे हुए थे, कितना बचा था 4 रुपये, तो आपने 6 रुपये तो आप यहाँ पे दे चुके हो, 6 रुपये आप क्या कर चुके हो, पेड कर चुके हो। लेकिन 4 रुपये के टाइम आप क्या कर रहे हो, कॉल्स को इग्नोर कर रहे हो, रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हो। तो ऐसे में कंपनी क्या करेगी, कंपनी आपके 6 रुपये को रख लेगी और जो 4 रुपये है वो आपको छोड़ देगी वैसे ही, यानी आपका कुछ रहेगा ही नहीं। जो पैसा था कंपनी रख करके, और जो शेयर है ये 10 रुपये वाला वो किसी और को अलॉटमेंट कर देगी और वापस उससे लेगी कितना रुपये, 10 रुपये। यानी इसमें भी कंपनी का ही फायदा है, नुकसान सिर्फ आपका होगा, इग्नोर करना भी कॉल को। तो कंपनी ऐसे बहुत लंबा प्रोसेस में कॉल करती है, बहुत सारे आपको लीगल चिट्ठी भी भेजेगी आपको बहुत सारे कि हाँ आप इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप फिर भी रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं तो फिर लीगल एक्शन लेगी आपके ऊपर, फिर भी आप नहीं देने के योग्य है, आप नहीं दे पा रहे पैसा, आपके पास पैसा है ही नहीं, आप कंगाल हो चुके हैं, बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, तो फिर लास्ट में वो ये उपाय अपनाती है। यानी कंपनी को इसमें भी फायदा है। कंपनी क्या कर रही है, 6 रुपये आपके रख लिए हैं, उसके बाद वापस से 10 रुपये वो ले रही है। 10 रुपये के शेयर्स में वो कितना कमा ली, 16 रुपया। इसलिए जब भी आप शेयर परचेस करो तो इसका ध्यान रखो कि कंपनी को फायदा होने नहीं देना है, खुद का फायदा करना है पहले। तो ये हो गया कंपनी का एक प्रोसेस सारे कॉल्स करने का। और टाइम ड्यूरेशन कितना है, 14 दिन और 1 मंथ का कॉलिंग का ड्यूरेशन है। तो ये सारा फॉर्मूला है। तो जब भी कंपनी क्या करेगी, 6 रुपये को रख लेगी और जब 4 रुपये आप नहीं दे रहे हो तो ये 4 रुपये क्या होगा, कॉल्स इन एरियर हम इसको कहेंगे। क्या नाम देते हैं, कॉल्स इन एरियर, क्योंकि कॉल पे आपने नहीं दिए पैसे तो क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर। कोई कोई क्या करते हैं कि पहले ही 2 रुपये देते हैं, फिर 4 रुपये देते हैं, कितना हो गया, 6 रुपये हो गया। उसके बाद वो 4 रुपये एडवांस में दे देते हैं एक ही साथ। इसके साथ ही क्या करते हैं, एडवांस देते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉल इन एडवांस, जिसको डिटेल में पढ़ना है और बहुत डीपली पढ़ना है। तो अगर एग्जाम में आता है तो उसके लिए मैं कल वीडियो बनाऊंगी, अभी मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। अब आते हैं हम जर्नल एंट्रीज पे। किस पे, जर्नल एंट्रीज पे, जो कि बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे क्या है, जर्नल एंट्रीज। जब भी हम कॉल्स करते हैं तो उसका क्या होता है, एक जर्नल एंट्री रेडी होता है, किसके बुक में, कंपनी के बुक में रेडी होता है। किसके बुक में, कंपनी के बुक में। तो यहाँ पे जब भी कंपनी क्या करती है, शेयर को एप्लीकेशन के लिए क्या करती है, प्रोस्पेक्टस भेजती है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन को भेजते हैं। फिर एप्लीकेशन के साथ साथ क्या आता है, एप्लीकेशन का अमाउंट भी आता है। कितना आता है, 2 रुपये का इशू किया है स्टार्टिंग में, एप्लीकेशन का अमाउंट 2 रुपये आएगा। तो जो उसका अमाउंट यहाँ पे कैंसिल हो गया, बहुत लोग भेजिए उनका रिजेक्ट हो गया, उसको पैसों को कंपनी क्या करती है, वापस भेज देती है। तो जिसका एक्सेप्ट करती है कंपनी, उसको क्या करती है, यहाँ पे एंट्री करती है उसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे क्या हो गया, ये रिसीव एंट्री हो गई। क्यों, क्योंकि पहले ही पैसे आ चुके हैं तो हम रिसीव एंट्री कर चुके हैं। दूसरा क्या हो गया, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, यानी वो अमाउंट हम शेयर कैपिटल में ड्यू की एंट्री कर दी है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कुछ फर्क दिख रहा है कि जब भी कंपनी कॉल्स करेगी तो पहले क्या होता है, कॉल्स पे हम मांगते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले ही पैसे मिल चुके हैं, इसलिए हमेशा फर्स्ट एंट्री जो होगी वो रिसीव की होगी, बाद वाली होगी ड्यू की होगी। यानी यहाँ पे क्या है, रिसीव, और ये क्या है, ड्यू। यानी पहली रिसीव दूसरी ड्यू। अब यहाँ पे सेकंड में आता है, पहले आप कंपनी क्या करेगी, कॉल करेगी, एप्लीकेशन की अमाउंट उसको मिल चुकी है, अब सेकंड कॉल कर रही है, वो सेकंड के अलॉटमेंट पे कॉल कर रही है वो। तो अलॉटमेंट पे क्या होगा, पहले वो क्या करेगी, ड्यू एंट्री करेगी और फिर क्या करेगी, रिसीव, फिर क्या करेगी, रिसीव एंट्री। तो ये फर्क है कि एप्लीकेशन में हमेशा पहले बैंक करना है, बाद में ड्यू करना है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब नेक्स्ट क्या आता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी ये हो गई ड्यू की अमाउंट। पहले हम कॉल्स कर रहे हैं, किसको, चिंटू को कर रहे हैं कॉल्स। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट, रिसीव की एंट्री हो गई जब चिंटू ने पैसे को दे दिया, जब सोनू ने पैसे दे दिए तो क्या हो गया, रिसीव एंट्री हो गई कंपनी के बुक में। अब वैसे ही सेम टू सेम हमें आगे सभी कॉल्स पे करते रहना है, सभी कॉल्स पे, एक दो नहीं 10 कॉल जा रहे हैं, कंपनी 10 कॉल कर रही है, 10 कॉल में सेम प्रोसेस करने हैं आपको, सेम प्रोसेस। शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल क्या है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ये भी क्या हो गया हमारा ड्यू एंट्री, पहले ड्यू फिर रिसीव, फिर ड्यू फिर रिसीव, तो ये हो गया हमारा ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव, ऐसे करके सारी एंट्रीज होगी। और आप देख रहे हैं कैसे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि आखिर इसमें कैसे कंपनी के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, हमारा एंट्री सही है कि नहीं। शेयर फर्स्ट कॉल है, यहाँ पे क्या शेयर फर्स्ट कॉल, क्या हो गया एंट्री, बैंक अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, यानी उसके शेयर कैपिटल में अमाउंट सारे हम यहाँ पे डेबिट कर चुके हैं, पैसा उसको कंपनी को मिल चुका है शेयर कैपिटल के अमाउंट में। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, सेम काम कर सकते हैं यहाँ पे हम, सेम प्रोसेस हो गया। अब ये हो गया हमारा पहला जर्नल एंट्री। कॉल करने के बाद हमें करने 4 काम है। पहला क्या करना है, पहला करना है जर्नल एंट्री, दूसरा करना है हमें कैश बुक। कब, जब क्वेश्चन में बोले तभी करना है, ऐसे आंख बंद करके नहीं करना है। क्वेश्चन में लिखा गया होगा कैश बुक बनाए तब आप कीजिए, ऐसे मत कीजिए। तीसरा करना है हमें बैलेंस शीट बनानी है, और बैलेंस शीट पुरानी वाली नहीं बनानी है, कंपनी की बैलेंस शीट होती है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे सीखेंगे। तीसरा चौथा आ गया हमारा यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन, जो कि नॉर्मली नहीं ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे पूछेंगे तो मैं वो भी आपको बता दूंगी। ऐसे प्रॉफिट और लॉस में एप्रोप्रिएशन की जरूरत होती है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे कैश बुक पे। जब भी कैश बुक के लिए बोला जाए आपको कि कैश बुक बनाना है, तो आप क्या कीजिए, आप सिंपल से 2 लाइन कीजिए, बहुत सिंपल है ये, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कीजिए, जितनी भी रिसीव की एंट्री थी वो सब कुछ यहाँ पे आप डाल दीजिए। मान लीजिए कि ये क्या है, ये रिसीव एंट्री जो भी है उसका बैंक का लेजर है, ये बैंक का क्या है, लेजर है। अब बैंक है तो उसको कैसे समझे, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जर्नल एंट्री होंगी, जब भी आपको कैश बुक बनाना पड़े तो कभी भी ये रिसीव एंट्री आप मत करो, ये रिसीव एंट्री आप मत करो। तो क्या करोगे, फिर सिर्फ ड्यू एंट्री की यहाँ पे चर्चा होगी, यहाँ पे ड्यू एंट्री ही आप लिखोगे यहाँ पे, और जितनी रिसीव एंट्री है ना उसको आप नहीं लिखोगे। कहाँ जाएगा वो, कैश बुक में जाएगा। बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, ये सारे अमाउंट कहाँ जाएंगे, इसमें क्या होगा यहाँ पे, टू एप्लीकेशन, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सारे अमाउंट यहाँ पे लिखने हैं। टू बैलेंस, बाई बैलेंस, CD, ये हो गया हमारा कैश बुक। यानी जितनी भी आपकी रिसीव एंट्री होगी उसका 2 यहाँ पे लिखना है। लेजर हो गया ये बैंक का, तो यही होता है कैश बुक, कितना ही सिंपल है। ऐसे कैश बुक 5 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, सिंपल कैश बुक, डबल कैश बुक, मल्टी कैश बुक, पीटी कैश बुक, ऐसे करके 5 कैश बुक है आपके पास। तो आपको क्या करना है, सिंपल कैश बुक यहाँ पे बनाना है, क्योंकि बहुत सिंपल है। आप बच गए हो क्लास 12th में। अब आते हैं हम बैलेंस शीट की तरफ। क्या आते हैं, बैलेंस शीट की तरफ। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि कितने टाइप के शेयर होते हैं, कैपिटल होते हैं 5 टाइप के। पहला क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल। उसके बाद क्या होता है, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल। ये 5 होते हैं और इन्हीं 5 की चर्चा यहाँ पे करनी है। जो बैलेंस शीट होता है वो 2 टाइप का होता है, एक नॉर्मल जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और एक होता है कंपनी का बैलेंस शीट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की ही बात हो रही होती है। यहाँ पे क्या है, ऑथराइज कैपिटल, यानी कितनी कंपनी में पूंजी लगी हुई है उसको हम बोलते हैं अधिकृत पूंजी, वो लिखना है, क्लोज करना है अकाउंट को। उसके बाद करना है इशू कैपिटल, कंपनी ने कितने शेयर्स को इशू किया था वो लिखना है,
क्लोज करना है अकाउंट को। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल, कितने के लिए हमने सब्सक्रिप्शन दिए लोगों को, यानी अलॉटमेंट कितने का हुआ ये भी आप समझ सकते हैं, उसको लिखना है, क्लोज करना है। फिर कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कितने कॉल गए, कितने फिर कॉल्स इन एरियर हुए उसको लिखना है। उसके बाद पेड अप कैपिटल, उसको लिख करके अकाउंट को क्लोज करना है। और यहाँ पे क्या करना है, कैश एट बैंक, और हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन आते हैं तो आप एग्जाम में ये भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि आपको कम से कम बैलेंस शीट बनानी आती है, बैलेंस शीट की फॉर्मेट आती है, आपको हाफ मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। तो यही है आज का वीडियो, आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो ऐसे ही एग्जाम की तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए मन लगा करके। धन्यवाद।